तो चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बहुत ही खास चैप्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा इसमें। उसमें से एक चैप्टर ये है यार, कुछ तो ऐसा है जिसमें कम रहता है कंफ्यूजन या नहीं रहता है, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है लेकिन इसमें नहीं रहता है। क्लियर? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो पहली ही लाइन में आप लोगों को इसमें समझाने वाला हूं उससे आरपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मतलब अपना टारगेट तो पूरा क्वेश्चन पर रहता है और आरपीएससी पता नहीं कहां से क्वेश्चन निकाल लेती है। हालांकि हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को दोनों टाइप की अप्रोच पर फोकस करवा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इस पर आप समझ लीजिए। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivative in the first degree only is a linear differential equation। यानी अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx जो लिखा होता है, इसमें y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x आपके क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी y भी 1 पावर का हो और डेरिवेटिव आपके फर्स्ट डिग्री का हो। यानी डिग्री का मतलब जैसे dy अपॉन dx इस पर पावर 1 है तो वो फर्स्ट डिग्री का हुआ, d2y अपॉन dx स्क्वायर का ऑर्डर तो 2 है लेकिन अगर उस पर पावर 1 है तो वो फर्स्ट डिग्री का हुआ। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देने की बात है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 पावर का हो और डेरिवेटिव भी फर्स्ट ऑर्डर का हो, फर्स्ट डिग्री का हो, देन यहां पर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि यहां पर 4 एग्जांपल लिखे हुए आपके सामने। dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर में q, इसको हमने, आपको याद हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा था जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। क्लियर? ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आज जो हम पढ़ रहे हैं ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सटेंशंस है। केवल यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, और भी हो सकती है, लेकिन ये भी आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर खरी उतरती है। कैसे? y पर पावर भी 1 है और डेरिवेटिव जो है ना dy अपॉन dx वो भी आपके फर्स्ट डिग्री का ही है, तो ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें, y भी 1 पावर का है और d2y अपॉन dx स्क्वायर पर पावर कितनी है, 1 है ना, तो ये भी आपके फर्स्ट डिग्री तो ही, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें पावर तो 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन डबल डेरिवेटिव पर पावर कितनी आ रही, 2, यानी ये ऑर्डर भले 2 हो लेकिन डिग्री 1 होनी चाहिए, यहाँ पर डिग्री क्या आ रही, 2 आ रही है, तो ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। इस इक्वेशन में देखो कि डबल डेरिवेटिव पर पावर तो 1 ही है लेकिन y वेरिएबल पर पावर मोर देन 1 है, तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा था, 4 ऑप्शन थे, विच वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या विच वन इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो स्टूडेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आप लोगों को लिखा ही है और जिसमें 4 एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आप कंप्लीट करें। अब ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हुई पहली लाइन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है? दस अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट है, ये डेरिवेटिव, इनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो, डेरिवेटिव के अगर कोफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट हो, देन आप उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कह सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल कंडीशन देखिए, dny अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1 अपॉन dxn माइनस 1, ऐसे ये p1 p2 p3 और pn जो लिखे हुए हैं और बराबर में q लिखा, ये p1 p2 pn सारे के सारे क्या कांस्टेंट है, तभी हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्योंकि y भी 1 पावर का है, लीनियर डिफरेंशियल है कि नहीं है देख लो प्लीज, और इन सब पर पावर क्या आपके 1 ही तो है, तो ये आपके फर्स्ट डिग्री के ही हुए, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। बहुत सारे स्टूडेंट को आधी अधूरी जानकारी रहती है, वो उनको लगता है कि केवल इसी को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जबकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर तो ये वाला है। क्लियर? अच्छा, इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव को लिखने में हमें जोर आता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर इस डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से, डबल डेरिवेटिव को d2 से और dn अपॉन dxn को dn से हम लिखते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं dn p1 dn माइनस 1 p2 dn माइनस 2 एंड सो ऑन pn, और y सबका ही एक जगह लिख दिया और इक्वल में आपके क्या आ गया, q आ गया।
सो स्टूडेंट इसको हम कंप्लीटली फंक्शन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। इस स्लाइड में आप लोगों ने बेसिक फंडामेंटल देखा। अभी तो आपने यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ही फेमस और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कट समझ लिया होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आप लोगों ने सीखा। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ कि अगर आपकी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है। क्लियर। जैसे कि आपकी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y और इक्वल में लिखा हुआ x। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, d प्लस 2y इक्वल में आप इसको लिख दोगे पहले एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दोगे। क्लियर। क्योंकि d बाई डी एक्स को हमने कैपिटल D और प्लस में 2 और y को हमने कर दिया बाहर, ऐसे लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। और आज लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI। CF क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, और PI आपकी क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकलन आप इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो CF पर रहने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर। CF पर ये आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद में जितने भी एक्सरसाइज आएगी, जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे उन पर हम PI पर ही बात करेंगे। यानी CF को आज ही आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को CF से लेकर एक सिंगल प्रॉब्लम भी आपके माइंड में नहीं रहे। वैसे अगर रह भी जाए ना तो डरने की क्या जरूरत है। हम PI में जब क्वेश्चन करेंगे लगभग 50, 60, 70, 80 तो वहां पर CF तो हर में ही निकालेंगे। तो आपके जो कुछ माइंड में कंफ्यूजन हो सकते हैं ना, वो वैसे भी वहां पर प्रैक्टिकली जब आप चीजों को सामने देखते जाओगे तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएंगे। क्लियर। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हाँ एक ही बार में आपके CF का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एट द एंड तो ये लगेगा कि यार CF इजी है, हम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो फिलहाल तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखी है ना, ये वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन आता है कंप्लीट सॉल्यूशन जो y बराबर लिखा जाएगा और CF प्लस PI लिखा जाएगा। क्लियर। CF डिपेंड करता है ओनली LHS पर और PI डिपेंड करता है आपके RHS पर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर वर्किंग प्रोसेस में आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वर्किंग प्रोसेस फॉर CF। समझिए इसको, CF का क्या वर्किंग प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना, देखो सबसे पहले आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें LHS वाला पार्ट लेना है। क्या लेना है, LHS वाला पार्ट। जैसे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में Q वाला पार्ट है ही नहीं, Q वाला पार्ट अगर नहीं है तो PI ऑटोमेटिक ही 0 हो गया। तो फिर आपके कंप्लीट सॉल्यूशन में ओनली CF ही निकालना पड़ेगा, CF ही उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब उसके लिए CF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये आप लोग समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, सहायक समीकरण। कैसे बनानी है, ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें y की जगह m और d की जगह आपको क्या पुट करना, y की जगह 1 और d की जगह क्या पुट करना है, m पुट करना है। तो ये आपके फंक्शन ऑफ m बन जाएगा जिसको इक्वल 0 रखकर आप सोल्व करेंगे। क्लियर। ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोला जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं d2 प्लस 2d माइनस 3 और इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा ना। इसको अगर सोल्व करोगे तो m प्लस 3 और m माइनस 1 बराबर 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी एक तो 1 और एक क्या आ जाएगी -3। क्लियर। ऐसे हो सकता है कि इमेजिनरी भी आ जाए, हो सकता है कि रिपीटिंग वैल्यू भी आ जाए, हो सकता है कि आपके फ्रैक्शन में भी आ जाए, किसी भी टाइप की आ सकती है। तो केस फर्स्ट आप देखिए, अगर आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन सारे के सारे रियल हैं और डिफरेंट है तो फिर आप उसका CF कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर m के जो रिजल्ट मैंने निकाले ना 1 और -3, एक को आप m1 कह दो और दूसरे को आप कह दो m2, तो इसका CF फाइंड करेंगे आप C1 e रेज टू पावर m1x प्लस C3 e रेज टू पावर में m2x। क्लियर। केस सेकंड में कि रियल रूट्स तो आए लेकिन अगर मान लो इन केस ऐसी स्थिति आ जाती है होल स्क्वायर, तो आपका एक रूट और बढ़ेगा, यानी कुछ आपके रिपीटिंग रूट भी आ जाएंगे, कुछ आपके नॉन रिपीटिंग रूट आएंगे, है तो रियली लेकिन कुछ रिपीट हो गए। तो ये मैंने यहां पर लिखा है, इफ टू रूट्स आर इक्वल लाइक m1 इज इक्वल्स टू m2 एंड m3 और m4 डिफरेंट है,
तो उस कंडीशन में आपके क्या होगा, m1 और m2 दोनों इक्वल है ना, तो कांस्टेंट ऐसे लिखे जाएंगे, दो रूट अगर इक्वल है तो c1 प्लस c2x e रेज टू पावर m1x, और डिफरेंट रूट के लिए वही सिस्टम अलग अलग, c3 m3x c4 m4, इस टाइप से। अगर मैं आपको ये कहता हूं इफ 3 रूट्स आर इक्वल, इफ 3 रूट्स m बराबर m1 बराबर m2 बराबर m3, अगर ये हो तो फिर आप CF कैसे लिखोगे, तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e रेज टू पावर में m1x, ऐसे लिखा जाता है। अगर 3 रूट इक्वल है और 4 होंगे तो c4x क्यूब तक चली जाएगी बात, आगे बात समझ में। तो स्टूडेंट ये आपके सेकंड केस में क्या था कि रियल रूट में अगर कोई आपके रिपीट है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे, क्लियर। जैसे कि मैं पहले वाले की बात करूं, अगर आपके रिजल्ट इस प्रकार के हों 1 और -3, तो CF आप ऐसे लिखिए e रेज टू पावर c1 e रेज टू पावर x और c2 e रेज टू पावर -3x, क्लियर। और अगर आपके m के रिजल्ट ऐसे हो 1 -3 और -3, तो CF आप ऐसे लिखिए c1 e रेज टू पावर x और c2 प्लस c3x और e रेज टू पावर -3x, ऐसे होंगे c2 प्लस c3x और e रेज टू पावर में -3x। आगे बात समझ में। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी आप लोग कहीं ना कहीं लिख लीजिए, ये भी यूजफुल है। ये तो हो गए केस फर्स्ट और केस सेकंड, ये आपकी रिजर्व है किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स में आ जाए, जैसे कि आपके 2 रूट्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ गए, जो रियल रूट्स होगा उसका बिहेव केस फर्स्ट और केस सेकंड से हैंडल करेंगे। और अगर मान लो साथ ही साथ रियल रूट्स के साथ ही साथ आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स भी अगर मिल रहे हैं, या फिर केवल कॉम्प्लेक्स रूट्स भी, केवल कॉम्प्लेक्स रूट ही मिल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर मिलता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई रेज टू पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, यहाँ आयोटा नहीं आता है, क्लियर, c2 साइन बीटा एक्स। जैसे कि मैं आप लोगों को इसका भी एक्सटेंशन लिखाने वाला हूं, इफ 2 रूट्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अगर 2 रूट कॉम्प्लेक्स में भी रिपीट हो जाए तो फिर कैसे हैंडल करेंगे, तो उसका भी आप केस समझ लीजिए। CF आप फाइंड करेंगे e रेज टू पावर अल्फा एक्स, और ये आ जाएगा c1 प्लस c2x कोस बीटा एक्स और प्लस c3 प्लस c4x और साइन बीटा एक्स। तो ये केस मैंने आप लोगों को और यहाँ पर समझा दिए हैं ताकि कहीं कोई परेशानी आपके नहीं आनी चाहिए। ये इसका एक्सटेंशन है और ये आपके इसका एक्सटेंशन है, आगे बात समझ में। यानी अगर रियल रूट्स रिपीट हो, 2 रिपीट्स हो तो ऐसे, 3 रिपीट हो तो ऐसे, कॉम्प्लेक्स में अगर मान लो रूट्स अगर एक ही बार में ऐसे हो तो ये रिजल्ट, और अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा भी अगर 2 बार रिपीट हो तो कॉन्स्टेंट जो है ना वो c1 प्लस c2x, c1 प्लस c3 प्लस c4x, और अगर मान लो 3 टाइम रिपीट हो जाए तो भी अब आपके सिस्टम सीख गए हो, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर कोस बीटा एक्स, c3 प्लस c4x और साइन बीटा एक्स, इस तरीके से, क्लियर। और अगर आपके रूट्स जो है अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा हो, आपके रूट्स किस प्रकार के हो, देखो अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, देन CF आप फाइंड करेंगे e रेज टू पावर अल्फा एक्स, c1 कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स और c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, क्लियर। अभी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को, मुझे जहां तक समझ में बैठा है कि आप लोगों को पूरी बात तो समझ में नहीं आई होगी, डेफिनेटली नहीं आई होगी, एक बार में तो कैसे आ सकता है। अभी मैं इस पर अप्लाइड जब क्वेश्चन लूंगा तो आप लोगों को डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर कट हो जाएगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, एक एक पॉइंट पर हम डिटेल में बात करते हैं। पहला एग्जांपल आप लोग देखिए, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, अच्छा लीनियर है कि नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल में 0, बिल्कुल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y की पावर 1 है और डिग्री भी, सभी जो डेरिवेटिव है उसका डिग्री भी क्या आपके 1 है, क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखिए। अच्छा, आपके पुराने वाले जो मेथड है उनसे हो सकती है क्या, तो जब आपने फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन सीखा था चैप्टर 2 में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, उसमें dy अपॉन dx ही होना चाहिए,
उस पर पावर भी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। उसके बाद आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड हायर ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री सोल्यूबल फॉर पी वाई एक्स जो था ना, उसमें क्लियर, उसमें क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, बस उस पर पावर भले ही ज्यादा हो। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है, आपके डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ सकते हैं, डी थ्री भी आ सकते हैं, जो आपके पुराने वाले सेगमेंट से नहीं टकरा रहे हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखिएगा, पहले डी क्यूब वाई, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर और प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई, ये आपके आ गए। क्लियर। अब हम यहाँ पर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने वाले हैं। सबसे पहला काम हमें CF फाइंड करना है। अच्छा CF फाइंड करना है क्या, PI भी फाइंड करेंगे क्या, PI भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन बराबर में जब जीरो है, Q अगर है जीरो है तो PI वैल्यू जीरो आएगी। क्लियर। तो अब CF फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, ये जो आपके इक्वेशन में दे रखी है ना, यहाँ पर डी की जगह m पुट कर दो, तो m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर और प्लस में 4 इक्वल में आपके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट बात ये है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है ये एक क्यूबिक है, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मिल रही है क्यूबिक है। क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको जुगाड़ ही लगाना है। जुगाड़ क्यों लगाना, क्योंकि प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो तो कार्डन मेथड से आता है, और बाई क्वाड्रेटिक के लिए आपके फेरारी मेथड से आता है। हम न तो कार्डन पढ़ने वाले हैं, नहीं फेरारी का काम करने वाले, क्योंकि वो तो वही अपने आप में क्वेश्चन है। हम यहाँ पर कुछ जुगाड़ करेंगे, और जुगाड़ ये है कि m की कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई अगर कर रही हो ना, तो वो फैक्टर हम बाहर कर लेंगे। तो m इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, m इज इक्वल्स टू -1 पुट करोगे ना, तो -1 और -3 -4 + 4 0 हो जाएगा ना। m इज इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस auxiliary equation satisfy 8 m is equals to -1, so m plus 1 is equals to 0 is a factor, इसका फैक्टर होगा ना। सो आप m plus 1 को कितनी बार रिपीट करिए, 3 टाइम। क्यों भाई 3 टाइम रिपीट क्यों कर रहे हैं, 4-5 बार कर लेना चाहिए था ना, या एक बार ही ठीक था ना। अरे भाई आप जिस इक्वेशन के फैक्टर करना चाहते हो वो इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के आप फैक्टर को कैसे 3 टाइम लिखेंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपके सामने है, अब वापस इसको बैलेंस करिए। कैसे, इस m को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि m क्यूब आ जाए, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओ ना m स्क्वायर से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके m स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गए, m क्यूब हो गए। अच्छा ये m स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, -3m स्क्वायर चाहिए, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, -4m से। देखो ना -4m स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर मिलकर आपके क्या हो जाएगा, -3m स्क्वायर, m स्क्वायर भी बैलेंस हो गया। अब आप देखो -4m जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4m आएगा ना, लेकिन आपको तो m का तो एक भी नहीं चाहिए, यानी -4m को कौन हटा सकता है, +4m। तो बताओ +4m कैसे बनेगा, आप इसको +4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4m + 4m कैंसिल हो जाएंगे और +4 आपके सेटिस्फाई भी हो जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर m + 1 ये तो कॉमन ले लो, और m स्क्वायर -4m + 4 इक्वल में 0, तो यहाँ पर m + 1 और m -2 इसका होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -1 2 एंड 2। ये आपके m के रिजल्ट्स आ गए, रियली आए लेकिन कुछ रिपीटेड आ रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए CF कैसे फाइंड करेंगे, तो CF आ जाएगा आपके C1 e⁻⁻x, और क्योंकि दोनों 2 रिपीट है ना, तो C2 + C3x और e⁻²x। क्लियर। अगर आप इसको पहले लिख देते तो 2 2 -1 दिखता, उससे आपके आंसर पर C1 C2 की पोजीशन जरूर चेंज हो जाती, लेकिन वो आंसर आपका चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप 2 2 को पहले लिख देते तो आप क्या लिखते, C1 + C2x e⁻²x और C3 e⁻⁻x, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्लियर। तो स्टूडेंट ये सॉल्यूशन हो गया आपके CF का। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन लेने वाले हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। सॉल्यूशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का आता है, y इज इक्वल्स टू CF, क्योंकि PI तो यहाँ पर 0 आएगा, तो क्या आएगा
C1 e रेज टू पावर माइनस एक्स और C2 प्लस C3x और e रेज टू पावर में आ जाएगा आपके 2x। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके रिजल्ट हो गया आपके y का। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आपके पहला एग्जाम्पल हुआ। मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल करने के बाद ही बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी, लेकिन डेफिनेटली आएगी, ये पक्का मान के चलिए। और इसमें भी आई होगी। मैं आप लोगों को वैसे ऐसा सरफेस ये नहीं कि आगे के लिए हम छोड़ दें, लेकिन कई सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में हो सकते हैं जो आज के प्रेजेंट लेक्चर में आपके जो कंफ्यूजन है, हो सकता है कि वो अगला ही आपका क्वेश्चन हो, अगले से अगला क्वेश्चन हो, तो वो सारी प्रॉब्लम आपके 1 to 1 सामने आने वाली है। आप देखते जाइए और हैंडल करते जाइए। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है d रेज टू पावर 4 प्लस a रेज टू पावर 4 इंटू वाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपकी क्यू नहीं है, यानी पी तो आपके 0 आने वाला है। सबसे पहले आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए, जो आपकी आएगी m रेज टू पावर 4 प्लस a रेज टू पावर 4 इक्वल में 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर m की वैल्यू तो हम निकालना चाहते हैं, लेकिन m की वैल्यू है ना बहुत आसानी से नहीं आने वाली है, क्योंकि m स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर होता तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा a हो जाता। लेकिन m स्क्वायर जो दे रखा है ना आपको, ये आपकी क्या दे रखा है, m की पावर 4 प्लस a की पावर 4, और m के 4 रिजल्ट आएंगे। यहाँ पर क्या रिजल्ट आएंगे? 4 रिजल्ट। और वो 4 रिजल्ट आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसका में। m की पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हो गया ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करिए, दोनों तरफ ये ऐड कर दीजिए, 2m स्क्वायर a स्क्वायर इधर भी ऐड कर दीजिए, और 2m स्क्वायर a स्क्वायर आप राइट साइड में भी लिख दीजिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, फैक्टर करने में सुविधा रहेगी, m की वैल्यू फाइंड करने में सुविधा रहेगी। तो देखो आपके ये m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया ना। इधर आपके क्या आ गया, 2m स्क्वायर a स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2ma, यही तो रिजल्ट आएगा, रूट 2ma। क्लियर? तो स्टूडेंट एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर आप इसको सोल्व करिए बाय टेकिंग पॉजिटिव साइन। m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ma, पॉजिटिव साइन अंडर रूट ma। क्लियर? तो m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ma और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके माइनस b, यानी अंडर रूट 2a। m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके अंडर रूट 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इट मीन्स ये आ जाएगा आपके 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में आपके क्या आ जाएगा 2a। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? तो अंडर रूट 2a है ये, तो ये रिजल्ट तो आपके क्या आ गया, अंडर रूट 2a, और ये आपके क्या हो गया, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2a, और अपॉन में आपके क्या आ गया 2। तो देखो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होके क्या बन रहा है, ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके m इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2 और प्लस माइनस आयोटा a बाई रूट 2, ये आपके रिजल्ट आ गए। ऐसे ही आप यहां पर फाइंड करिए। कैसे क्या करेंगे, देखो आप माइनस का साइन ले लीजिए नेगेटिव से, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ma और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? क्यों रो रहा है? सॉरी, देखिए m स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2ma, ये जब इधर आएगा ना पॉजिटिव साइन लेकर, अब आप m की वैल्यू फाइंड करिए। m इज इक्वल्स टू माइनस में अंडर रूट 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके इस टाइप से आएगी, m इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन में अंडर रूट 2 एंड प्लस माइनस आयोटा a अपॉन में अंडर रूट 2। तो चारों रूट आप एक जगह लिख दीजिए। क्लियर? सो रूट्स क्या आ गए, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये आ जाएंगे आपके m इज इक्वल्स टू
ए बाई रूट 2 प्लस माइनस आयोटा ए बाई रूट 2 एंड माइनस ए बाई रूट 2 एंड प्लस माइनस आयोटा ए बाई रूट 2। क्लियर? तो स्टूडेंट आपके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। देखो पहला ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप अलग है। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए आपके पास ये स्टेटमेंट है, ई रेस टू पावर अल्फा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। क्लियर? अल्फा रियल पार्ट होता है, जो रियल पार्ट होता है वो ई रेस टू पावर में जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो कोस और साइन के मल्टीपल में जाता है। अब यहाँ पर आप लोग इसको क्या लिखिएगा, ये जो इक्वेशन है अगर आप इसका CF लिखते हैं तो ये आएगा आपके C1 ई रेस टू पावर में a अपॉन अंडर रूट 2x और C1 कोस a अपॉन अंडर रूट 2x CF ई रेस टू पावर ax अपॉन में अंडर रूट 2 और C1 कोस ax अपॉन अंडर रूट 2 प्लस C2 साइन ax अपॉन अंडर रूट 2। ये तो हो गया इसकी वजह से, और सेकेंड वाले का रिजल्ट आ जाएगा ई रेस टू पावर माइनस ax अपॉन में अंडर रूट 2 और C3 कोस ax अपॉन अंडर रूट 2 और प्लस में C4 साइन ax अपॉन में अंडर रूट 2। क्लियर? तो स्टूडेंट ये फाइनली आपके सामने ये रिजल्ट आ चुका है। अब आप ये जो CF हमने फाइंड किया है यही इसका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ये जो हमने CF फाइंड किया ना ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ PI तो आएगा ही नहीं, जीरो है इस वजह से। सो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CF, जो आपको यहाँ पर लिखना है। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों को, अच्छा फैक्टर की बात, फैक्टर बाद की बात है, फैक्टर तो हम करते आए, कर ही लेंगे कोई ना कोई जुगाड़ लगा के। m की वैल्यू आने के बाद आप यहां पर CF हैंडल करना जानते हैं या नहीं जानते हैं ये मैटर करता है। और जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं अभी आपके दूसरा ही एग्जांपल हुआ है। मैंने आप लोगों को क्या कहा कि इस पूरे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में अप्रोक्स 50 प्लस क्वेश्चन जानने वाले हैं, तो 50 प्लस में तो बहुत कुछ हम सीख जाएंगे। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 4 पावर की एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, क्या आ जाएगा, m रेज टू पावर 4 प्लस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आएगा ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यहाँ पर ये खड़ी होती है कि m की किस वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा। तो m की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव तो है ही नहीं, देख लो, क्योंकि पॉजिटिव तो यहाँ पर 0 आने से रहा, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो सारे जुड़ के कोई 0 आ जाएंगे क्या। और नेगेटिव भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वास्तव में इसके सॉल्यूशन जो है वो सारे के सारे चारों रूट्स जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स में आने वाले हैं। और सेटिस्फाई आप ज़्यादा से ज़्यादा +1 -1 +2 और -2 इस पर ही करेंगे, बाकी ज़्यादा नहीं करना है। क्लियर? तो फिर क्या जुगाड़ लगाएं? तो स्टूडेंट अगर आपको याद है तो ये a + b + c का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो ना 1 2 3 2 1, ये कोफिशिएंट ये आपको कह रहे हैं कि ये a + b + c का क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। क्लियर? तो फिर a + b + c का होल स्क्वायर अगर पता नहीं चले तो कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि m की पावर 4 कितनी बार है, एक बार, m क्यूब कितनी बार है, 2 बार है, तो m क्यूब अपॉन में लिख दो आप m क्यूब। क्लियर? m स्क्वायर कितनी बार है, 3 टाइम है ना, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर लिख दो। क्लियर? अब 2m कितनी बार है, 2 बार है ना, अब आप यहां पर लिखो इसको m प्लस m, और ये 1 कितनी बार है, ऐसे। यानी मैं 3 3 के ग्रुप में जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं ताकि ये थोड़ी सी सुविधाजनक लगे हमें चीजें। अब इस इक्वेशन में आप ऊपर वाला जो स्टेप है उससे देखो m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। और अगर आप m कॉमन लेते हैं तो आपके m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 कॉमन आ रहा है। और अगर आप 1 कॉमन लेते हैं तो m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। सो स्टूडेंट यहाँ पर m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके आंसर आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही रिपीटेड फैक्टर हो गए, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये इसका क्या बन गया, आपके होल स्क्वायर बन गया। तो ये a + b + c का होल स्क्वायर ही था, लेकिन हमने ऐसा कोई
फॉर्मूला जो है याद कर नहीं रखा ना, इस वजह से हमारा ध्यान जाता ही नहीं। अब आप इसके सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 के। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो m इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बी स्क्वायर -4ac अपॉन में आपके क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। क्लियर। तो यहां से m की जो वैल्यू है आपकी क्या आएगी, m इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। m की ये वैल्यू आ गई ना। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ये तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरे वाला ग्रुप का भी सॉल्यूशन ये आएगा। तो आपके जो m के रिजल्ट है वो इस टाइप से आए, -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2 एंड -1/2 प्लस माइनस आयोटा √3/2। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप इस टाइप से जब आप कॉम्प्लेक्स रूट्स देखते हैं तो बताओ उसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ लिखा रखा ना यार, देखिए कहाँ गई, देखो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगर आपके रिपीटेड रूट है तो आप कैसे लिखेंगे, e⁻α x c1 प्लस c2 x cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4 x साइन बीटा x, ऐसे हम लिखते हैं। क्लियर। तो सेम यहाँ पर हमें यही रूल अप्लाई करना है। आपके जो रूट्स है ग्रुप में इस प्रकार रिपीटेड है, देखो ना, ये अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो आपका जो CF है वो क्या आ जाएगा, देखो CF की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू CF और CF की वैल्यू आ जाएगी आपकी e⁻⁻x/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपके c1 प्लस c2x कोस √3x/2 प्लस c3 प्लस c4x और साइन √3x/2। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया CF। अब y इज इक्वल्स टू आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके CF वाला पार्ट ही तो होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि PI तो आएगा ही नहीं, PI तो आपके 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आप CF बराबर लिखेंगे, वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये फैक्टर हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको तो बहुत सारी बातें आपको जब पहली बार रेशनलाइज करवाना सिखाया होगा ना, तो आपने यही तो सीखा होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ रेशनलाइज करवाना है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डोज देते गए और आप हैबिचुअल हो गए ना, वैसी ही स्थिति यहाँ पर आने वाली। धीरे धीरे आपको इस चैप्टर के एंड में आप इस बात को अच्छे से सीख जाएंगे कि ये जुगाड़ तो हमें आ जाते हैं। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो CF फाइंड करने पर लास्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद हम और खूब सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जिन सभी में CF तो निकालेंगे, साथ ही साथ PI भी निकालेंगे। सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस g थीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर। इसमें आपको कंडीशन भी दे रखी है, और ये कंडीशन कब यूज में लेनी होती है, क्यों लेनी होती है, तो जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, उसमें C1 और C2 जो आते हैं ना, उसका सॉल्यूशन C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंडीशन यूज में लेनी होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, d2 प्लस g थीटा इक्वल्स टू 0, जहां d आपने किसको लेट किया है, d/dt को, जहां आपने कैपिटल D किसको लेट किया, d/d थीटा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप लिखते हो, ये आ जाएगा आपके m स्क्वायर प्लस g इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट में g। तो CF आ गया, देखो y इज इक्वल्स टू CF, और CF की वैल्यू आ जाएगी e⁻ में y इज इक्वल्स टू CF, और CF की वैल्यू आ जाएगी e⁻0t, t की फॉर्मेट में आएगा, और कोस C1 कोस अंडर रूट GT और प्लस C2 साइन अंडर रूट में GT। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आपके पास y की जो वैल्यू है, अच्छा y नहीं थीटा, dy/dt, यहां पर भी तो चेंज हुआ, वन साइड चेंज कर दिया, थीटा, तो यहां पर आएगा आपके थीटा। तो थीटा का सॉल्यूशन आ जाएगा आपके C1 कोस अंडर रूट GT प्लस C2 साइन अंडर रूट में GT, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर।
अब स्टूडेंट सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन ये सॉल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशंस जो दे रखी है वो किसके लिए, इन C1 C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन आया है आपके, इसको आप प्रॉपर सॉल्यूशन में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए आप C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करिए। अब ये C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इन कंडीशन को यूज में लेंगे। पहली वाली कंडीशन ये है कि t इक्वल्स टू 0 पर थीटा की वैल्यू थीटा 0 है, और t इक्वल्स टू 0 पर थीटा का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 है। तो आपके पास थीटा का डेरिवेटिव तो ही नहीं, तो जब आप t इक्वल्स टू 0 के लिए इस कंडीशन को यूज में लेना चाहेंगे तो आपके पास थीटा का डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए ना। तो आप यहाँ पर d थीटा अपॉन में dt फाइंड कर लीजिए। d थीटा अपॉन में dt क्या आ जाएगा, देखो माइनस में C1 अंडर रूट जी साइन अंडर रूट जी टी और प्लस में C2 अंडर रूट जी और कोस अंडर रूट जी टी। क्लियर? अब एक एक कंडीशन को यूज में लेते हुए हम इस C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? सिंस 8 t इज इक्वल्स टू 0 एंड when t इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो आपके, थीटा 0, इन इक्वेशन ए में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन ए में आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके थीटा 0, और t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके C1, यानी C1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली स्टूडेंट, क्या आ गया आपके, थीटा 0। अब आप दूसरी कंडीशन यूज में लेंगे, t इक्वल्स टू 0 पर d थीटा अपॉन dt क्या है, 0, सिंस when t इज इक्वल्स टू 0 देन d थीटा अपॉन dt इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी में अगर आप पुट करिएगा तो कहाँ गई इक्वेशन बी, ये रही, इधर तो आ जाएगा आपके 0, और t बराबर 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, और इधर आएगा आपके C2, तो C2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। ये C1 और C2 की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन ए में, जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? नाउ C1 एंड C2 पुट इन इक्वेशन ए, कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू आपके पास थीटा 0 कोस अंडर रूट जी टी, और C2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को सभी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी मैंने आप लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि जब हम आपको खूब सारे क्वेश्चन करवा चुके होंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चन में एक एक जो आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, सभी के आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, और आप लोग, मैं कह रहा हूं कि क्रिस्टल क्लियर होकर इस चैप्टर से निकलने वाले हैं। क्लियर? लिमिटेड कॉन्सेप्ट, लिमिटेड सोर्सेज परेशान करते हैं। आपके पास जब खूब सारे कॉन्सेप्ट और खूब सारे सोर्सेज होंगे तो आप परेशान नहीं होंगे और उसमें निखार आएगा। क्लियर? अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को पीआई फाइंड करने का जनरल मेथड बताने वाला हूं, और उसके बाद हम पीआई फाइंड करने के शॉर्ट मेथड पर वन पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी प्रकार मैं आप लोगों के साथ और क्लासेज लाता रहूंगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।